हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ओलिक्स। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम वीके सिंह है। टोटल 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइक बंसल क्लासेज एंड रेजिडेंस। अब डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। इंस्टाग्राम पे @physicsolics_ प्रतीक ये हमारा आईडी है, इसको फॉलो कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इवन जेई या नीट से रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है या हम कोई नया बैच स्टार्ट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो नीट वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो IIT JEE वाले को ज्वाइन कीजिए। physicsolics.com ये हमारी अपनी वेबसाइट है, जिसपे आपको हमारा सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, वीडियो सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और अनअकैडमी, अगर आपको प्रतीक सर से ऑनलाइन पढ़ना है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। प्रतीक सर अनअकैडमी के बेस्ट फिजिक्स टीचर हैं, मेडिकल स्ट्रीम में भी और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भी। फिजिक्स लाइव ये प्रतीक सर का कोड है, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 watt and 200 volt is used in a circuit of supply voltage 100 volt. Now its power is। तो देखो ये जो 40 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है ये रेटिंग है, और रेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने 200 वोल्ट दिया तब ये 40 वाट कंज्यूम करेगा। ठीक, लेकिन आपने दिया कितना है? केवल 100। तो आपने जो वोल्टेज 200 था उसको आधा कर दिया, कितना? 100। तो अगर वोल्टेज को हाफ करोगे तो पावर 1/4 हो जाएगी। तो पावर भी ये 40 वाट नहीं कंज्यूम करेगा, केवल 10 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। तो आंसर इसका डी होगा। Okay, next question. A bulb of 25 watt, 200 volt and another bulb, 2 बल्ब्स हैं, एक 25 वाट का है और दूसरा 100 वाट का है। दोनों को सीरीज में लगाया है और दोनों 200 वोल्ट के लिए बने हैं। ठीक, और आपने सप्लाई दिया है 220 वोल्ट का। अब देखो, इतना तो आप जानते हो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, बल्ब्स को अगर आपने सीरीज में लगाया है, ठीक, तो उस केस में दोनों से सेम करंट फ्लो करती है। तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है तो ब्राइटर होता है। ठीक, और अगर हम पावर रेटिंग के टर्म में कहें तो जिसकी पावर रेटिंग कम होती है एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक, तो वही ब्राइटर होता है। तो अगर फ्यूज नहीं हुए तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि 25 वाट वाला फिर ब्राइटर होगा। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये फ्यूज होंगे कि नहीं, क्योंकि फ्यूज होने का भी ऑप्शन गिवन है। तो हम दोनों का रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। पहले वाले का रेजिस्टेंस यानी इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू आप लिख सकते हो V²/P। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया V² यानी 200 इंटू 200 अपॉन P यानी पावर 25 से जाएगा 8, ये हो गया 1600। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस है 1600 ओम। ठीक, दूसरे वाले का अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू फिर V² यानी 200 इंटू 200 अपॉन पावर, ये 100 वाट है, तो ये हो गया 400 ओम। ठीक, अब दोनों बल्ब्स पे आपने अप्लाई क्या किया है? 220 वोल्ट अप्लाई किया है, 220 वोल्ट। और पहला वाला कितना है? 1600 ओम, और दूसरा वाला है 400 ओम। ठीक, अब किसी भी बल्ब के अक्रॉस अगर वोल्टेज उसकी रेटिंग से ज्यादा हुआ तो वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना? तो किसी भी बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हुआ तो फ्यूज हो जाएगा। अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपको आंसर पता है कि जो कम वोल्टेज का है वही ब्राइटर होगा, यानी 25 वाट फिर ब्राइटर होगा। ठीक, अब चलो फ्यूज को हम चेक करते हैं। यहां पर 220 वोल्ट है, और जब सीरीज में 2 बल्ब हो तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है? रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है।
क्योंकि करंट दोनों से सेम जाती है और V इक्वल टू आई आर होता है। तो 220 वोल्ट को डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस के रेशियो में। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? 4:1। तो पहले के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 220 इंटू 1600 अपॉन 4:1 कह रहे हैं तो सॉरी 220 इंटू 4:1 का रेशियो है, तो 4/5 ये फर्स्ट का वोल्टेज हो जाएगा। अब 5 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 2 पर 0, तो 5 4 जा, अब मल्टीप्लाई कर दो, 176 वोल्ट हुआ पहले वाले के अक्रॉस। ठीक, यानी जो 25 वॉट वाला है, इसी को हमने फर्स्ट कहा था, तो उसके अक्रॉस 176 वोल्ट है तो वो झेल जाएगा। अब दूसरे के अक्रॉस तो बहुत ही कम हो गया 200 से, तो वो भी झेल जाएगा, यानी कि दोनों में कोई भी फ्यूज नहीं होगा। और फ्यूज नहीं होगा तो हमारा आंसर हमें पता है 25 वॉट वाला ब्राइटर होगा। ठीक, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर और मीटर और वोल्ट मीटर के क्वेश्चन है। चलिए यहां देखिए, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि जो VA है ये 12 वोल्ट का है, लगा दिया। R1 ये 500 ओम है और R की वैल्यू 100 ओम है। इसने कहा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, यानी इसमें कोई करंट, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो अगर फ्लो नहीं हो रही है तो ये है कि नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो नहीं है, नहीं है तो क्या हो रहा, इसकी करंट ऐसे जा करके ऐसे मूव करके आ रही है, ये दोनों सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 600। ठीक, ये 600 है तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 12/600। ठीक, अगर करंट इतनी है तो इस R के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? I इंटू आर कर दो, तो ये वाला वोल्टेज हो गया 12/600 इंटू 100, यानी 12/6, यानी ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक, अब अगर ये 2 वोल्ट है, ये लगा हुआ है और तब भी इसमें कोई करंट नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये और ये तो पैरेलल में हुए, दोनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए, तो VV भी कितना होगा? 2 वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा B 2 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो सेल्स हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं और आपसे पूछ रहा है वो आइडियल वोल्ट मीटर है, उसकी रीडिंग कितनी है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब इसकी रीडिंग क्या होगी? जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है, यानी आपसे पूछ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक, चलो ठीक है, उसमें तो कोई करंट जाने नहीं है, जो भी करंट होगी वो इसी में फ्लो करेगी। तो ये एक ही लूप है, एक लूप में ये दो सेल है। ठीक, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। आप देख रहे हो ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा जबकि ये उल्टा कोशिश करेगा। ठीक है ना, पोलैरिटी अपोजिट है तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया? 18 - 12 यानी 6, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 1 यानी 3। ठीक, तो जो ई इफेक्टिव हो गया वो है 6, और जो आर इफेक्टिव हो गया वो कितना हो गया? 3। तो जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी 2 एम्पियर की। ठीक, अब आपको इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट ऐसे आ रही है 2 एम्पियर की, ये जो 2 ओम है, चलो वैसे लगा देते हैं इसे। तो ये जो सेल है ये करंट सप्लाई कर रहा, और जब सप्लाई करता है कोई सेल करंट तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो E - IR होता है। तो आपको जो V निकालना है वो हो जाएगा E यानी 18 - I की वैल्यू कितनी आई है? 2 इंटू R 2, तो 18 - 4 यानी 14 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो C इसका राइट आंसर है। ओके, यहां पर देखिए इस सर्किट में ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये आइडियल नहीं है, इसका अपना रेजिस्टेंस 40 ओम है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग कितनी है। ठीक, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब होता है वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यानी आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज बताना है। और बाकी ये रियल वोल्ट मीटर है तो सर्किट में ये बिहेव एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह करता है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। तो हमें क्या करना है कि इसे मान लेना है कि ये सिंपल रेजिस्टेंस है 40 ओम का, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज निकालना है। ठीक, अब देखो ये 60 और 40 पैरेलल में है, इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 60 इंटू 40 अपॉन 60 + 40 यानी 100, यानी 24 ओम। और ये जो 24 ओम है ये इस 40 के साथ सीरीज में है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 64 ओम।
जब 64 ओम हो जाएगा तो यहां से करंट कितनी चलेगी, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 6/64 एम्पियर। ठीक, ये करंट यहां से फ्लो करके यहां आएगी। हमें बताना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज। अब इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो 24 है, तो इन दोनों की जो आप मान सकते हो कि एक सिंपल रेजिस्टेंस रखा हुआ कितने का, 24 का, और उससे करंट कितनी पास हो रही है, 6/64, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR, I कितना 6/64 और रेजिस्टेंस कितना 24। ठीक, तो चलो 8 से हमने इसे डिवाइड किया, 8 3 जा, और ये 8 से गया 8, 2 से ये गया 3, ये हो गया 4, तो V आएगा 9/4, और 9/4 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होना चाहिए, बल्कि 2.25 आएगा, तो ए की आंसर हो गया 2.25 वोल्ट, यानी ए हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन में कहा है इन द फॉलोइंग सर्किट ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 1 ओम एंड आर इक्वल टू 1 ओम, देन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट। ठीक है, देखो यहां पर ये आइडियल वोल्ट मीटर है, तो सर्किट में ये कोई फर्क नहीं डालता, तो एक्चुअली ये हमारा बेसिक सर्किट है। ठीक, और इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1 + 1 यानी 2 ओम, और ईएमएफ है 2 वोल्ट। ठीक, तो जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी हो जाएगी, 2/2, यानी I की वैल्यू जो होगी इसमें, I इक्वल टू हो जाएगा 2/2 यानी 1 एम्पियर। ठीक, और ये रेजिस्टेंस मान लो, ये करंट सप्लाई कर रहा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, E - IR, तो V इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 2 - I यानी 1 इंटू R, इसका 1 है, तो ये हो गया 1 वोल्ट। तो हमें जो डेटा गिवन है असर्शन में वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, रीजन में देखो लिखा है V इक्वल टू E - IR वेयर E इक्वल टू 2 एंड I इक्वल टू 2/2 1 एम्पियर। तो एक नजर में तो देखने पे लगता है सही है, लेकिन यहां पर देखो R, कैपिटल R लिखा हुआ है। ठीक, जबकि इसके अक्रॉस या सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो V इक्वल टू E - IR तो होता है, लेकिन वहां R इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r होना चाहिए था। तो इस एक्सप्रेशन में केवल इतनी ही गलती है कि ये जो कैपिटल R है इसकी जगह स्मॉल r होना चाहिए था। ठीक, तो जो आंसर है इसका वो ये कि रीजन गलत है, अगर यहां स्मॉल r होता तो रीजन करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिर C, यानी असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अमीटर वोल्ट मीटर वाला है। सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, a battery of 30 volt and a resistance of 40.8 ohm all connected in series। क्या क्या है, एक अमीटर है, इसके साथ एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि एक लूप में तीनों को अरेंज कर दिया है। ठीक, बैटरी 30 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल में लगाया है ये 40.8 ओम है, और जो अमीटर है, अमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम एंड ए शंट ऑफ 20 ओम। तो चलो हम कॉइल का मतलब हम इसे, आपको पता है कि जो अमीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर और शंटिंग को मिला करके बनता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है कॉइल इसी में होता है, और उसका रेजिस्टेंस आपको दिया है ये 480 ओम का है, और जो शंट लगा हुआ है इसके अक्रॉस वो भी आपको दे रखा है, ये 20 ओम का है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है शंट और गैल्वेनोमीटर का, ये पूरा अमीटर है। ठीक, आपसे पूछा है कि इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो अमीटर की रीडिंग क्या होती है, जो करंट इससे जाएगी वही इसकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखिए हमारा जो टोटल अमीटर है, अमीटर का मतलब ये इतना। ठीक, ये जो मैंने गोला बनाया है ये हमारा अमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 480 और 20 पैरेलल में है, इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 20 इंटू 480 अपॉन 480 प्लस 20 यानी 500, तो ये हो गया 96/5 इतने ओम। ठीक,
और अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 19.2 ओम। अब 19.2 ओम ये हो गया, सीरीज में 40.8 है, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा टोटल 60 ओम। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, तो यहां से करंट चलेगी 30/60। आई कितना हो जाएगा, वोल्टेज 30 है, टोटल रेजिस्टेंस 60 है, यानी हाफ एम्पियर। तो इसमें करंट जाएगी हाफ एम्पियर। ठीक, तो ये जो हमारा अमीटर हम जितने को कह रहे हैं, ठीक, इस बॉक्स को, इसमें जितनी भी करंट जाएगी ना, गैल्वेनोमीटर उतनी ही रीडिंग देगा। ठीक है ना, तो यहां पे करंट जा रही है हाफ एम्पियर, तो यहां हमारा अमीटर कितनी रीडिंग देगा, हाफ एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, इन एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अमीटर क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और साथ में ये पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक, ये कह रहा है कि अगर 0.2% का मतलब अगर 100 एम्पियर की करंट इधर आ रही थी, तो गैल्वेनोमीटर में जो जा रही है वो इसका 0.2% का मतलब 100 में 0.2, तो 0.2 इधर जा रही है, तो ऊपर कितना जा रहा, ऊपर जा रहा 99.8 एम्पियर। ठीक है ना, ओके। अब क्या कह रहा, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, जी ही लिखा हुआ है, देन रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस अगर जी है, ठीक, आपसे पूछा अमीटर का रेजिस्टेंस, यानी ये टोटल का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, और आपको पता है जी और एस पैरेलल में है और एस आपको पता ही नहीं है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये कि हम एस निकाल लें, फिर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें। तो अगर एस निकालोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, I1R1 इक्वल टू I2R2। ठीक, तो I1R1 गैल्वेनोमीटर के लिए 0.2 इंटू जी, I2R2 9.8 इंटू एस। ठीक, तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 2/998। ठीक है, ये शंट हो गया। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जी और एस पैरेलल में होगा, तो ये होगा GS/G प्लस एस। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो जी तो जी ही है, एस कितना है, और एक मिनट यहां जी और आना चाहिए था, मैं जी भूल गया यहां पर। तो एस कितना है, ये है 2G/998 अपॉन नीचे क्या है G प्लस एस, यानी 2G/998। ठीक, 998 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2G इंटू जी अपॉन 998G प्लस 2G, यानी 1000G। G से G कैंसिल, ये आएगा G/500। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो G/500 हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज 13 ओम and its scale is graduated for a current up to 100 एम्पियर। तो ये एक अमीटर आपने बना रखा था और इसका अपना रेजिस्टेंस 13 ओम है और इसमें कह रहा है कि 100 एम्पियर तक ये झेल सकता था, मतलब इसी पे ये फुल ग्रेजुएटेड, इसमें क्या स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर करंट 100 एम्पियर, यानी 100 एम्पियर दोगे तो उसका डिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाता, मतलब एक्सट्रीम पे था, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे था। तो ये 100 एम्पियर की करंट आने पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा था। अब आपने क्या किया, इसमें एक और आपने शंट लगा दिया ऐसे, और अब ये कह रहा है कि अब 100 नहीं, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, एक मिनट, ऐसे हटा दिया। अब ये कह रहा है कि अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक, इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब आ रहा जब करंट कितनी होती है 750 एम्पियर। तो यहां से अगर 750 एम्पियर जा रही है तो इस अमीटर में फिर 100 एम्पियर ही जा रही होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा। और आपको पहले ही पता है कि हमारा जो एमीटर हमें गिवन है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब देता है, जब उसमें करंट 100 एम्पियर होती है। तो 750 इसमें आई, 100 इसमें गई, तो इसमें कितनी गई 650 एम्पियर। ठीक,
अब I1 R1 इक्वल टू I2 R2 कर दो तो S आ जाएगा। I1 यानी 100, R1 यानी 13 इक्वल टू I2 650, R2 यानी S 0 से 0, 13 5 जा और 5 से गया 2, तो S की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। असर्शन रीजन देखते हैं। असर्शन में क्या है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। तो ये बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही करते हैं। रीजन में क्या है, द स्मॉल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये तो एकदम ही बेकार हो गया, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस को आप किसी चीज के पैरेलल में लगाए तो किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो जो इफेक्टिव होता है ना वो दोनों से कम होता है। मान लो R1 R2 आपने पैरेलल में लगा दिए तो इफेक्टिव R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा। तो ये तो कह रहा है कि पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रीजन रॉन्ग है। एक्चुअली पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए हम पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि हमें जब हम एमीटर बनाते हैं और हम उसे सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो हम चाहते हैं सर्किट पे कोई फर्क ना पड़े एमीटर लगाने से, इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए पैरेलल में हम शंट लगाते हैं। ठीक, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो सी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। चलिए देखते हैं वोल्टमीटर का क्वेश्चन। A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm and gives a full scale deflection at 30 milliampere। तो ये गैल्वेनोमीटर है, 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये तब देता है जब 30 मिली एम्पियर की करंट होती है इसमें। ठीक है, कह रहा इफ इट इज टू वर्क एज ए वोल्टमीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज। तो हमने इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर का, और अब ये जो बॉक्स है हमारा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, ये वोल्टमीटर है। ठीक, और ये कह रहा है कि इसकी रेंज कितनी हो जानी चाहिए, 30 वोल्ट। यानी ये वोल्टेज 30 वोल्ट जब हो तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाए। अब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम का मतलब करंट 30 मिली एम्पियर, यानी 30 मिली एम्पियर की करंट जब इससे पास होगी तो ये वोल्टेज 30 वोल्ट होना चाहिए। ठीक, तो V इक्वल टू V यानी 30 वोल्ट इक्वल टू I यानी 30 मिली इंटू G प्लस R। ठीक, तो G प्लस R मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 1000। अब इसमें G की वैल्यू आपको पता है कि ये 100 है, तो R हो जाएगा 900 ओम। राइट आंसर हो जाएगा A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC 3 वोल्ट मीटर्स आपको गिवन है और सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। A का है R, B का है 1.5 R और C का है 3 R। ठीक है, अब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हमने अप्लाई कर दिया, तो चलो एक बैटरी हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, जिससे करंट फ्लो होने लगेगी। अब ये क्या करा, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन x एंड y, द वोल्टमीटर रीडिंग्स आर VA, VB एंड VC, देन तीनों की रीडिंग में क्या रिलेशन होगा। तो आपको बताया था मैंने कि वोल्टमीटर रीडिंग में क्या बताता है, जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है। ठीक, तो यहां B और C को अगर देखो तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो दोनों की रीडिंग भी सेम होगी। यानी एक चीज तो सीधे आ गई कि VB इक्वल टू कितना होना चाहिए, VC। अब बस हमें यह देखना है कि VA इनके बराबर होगा कि नहीं। ठीक है ना, VB और VC तो इक्वल ही है, तो A या B में से कोई आंसर होना चाहिए। अब VA को और चेक करना है। चलिए देखिए, I की करंट अगर यहां से आएगी ऐसे, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR। यही I की करंट जब आगे बढ़ेगी तो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, हमें ये वाला वोल्टेज निकालना है, तो एक काम करते हैं, दो तरीके निकालने के, या तो करंट डिवाइड करके तब वोल्टेज निकाल लो, और या फिर इनका इफेक्टिव निकालो और तब वोल्टेज निकाल लो, ये वाला वोल्टेज आ जाएगा। तो चलो मैं इन दोनों का इफेक्टिव निकालता हूं, दोनों पैरेलल में है। तो 1.5R इंटू 3R अपॉन
4.5 आर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यहाँ पर देख सकते हो 3 इंटू 1.5, ये 4.5, R से गया R। तो ये जो इफेक्टिव वोल्टेज है इन दोनों के बीच का ये R है, और इस R से करंट ये I की ही जा रही है, तो ये वोल्टेज भी कितना है, IR है। यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज भी IR है, ये भी IR है, और इसके अक्रॉस तो IR ही है। यानी तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तीनों की रीडिंग बराबर होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिलीवोल्ट मीटर ऑफ 25 मिलीवोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, देन वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट विल बी। ओके, तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर था, ये है, ठीक, और जिसकी रेंज क्या है 25 मिलीवोल्ट। यानी इसके अक्रॉस अगर 25 मिलीवोल्ट अप्लाई करोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, अमीटर में। अमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे S, ठीक है ना। ओके, अब इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 25 एम्पियर। यानी यहां से अगर 25 एम्पियर की करंट आएगी, ठीक, तो उस टाइम पे इसमें जो करंट, सॉरी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 25 मिली वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और करीब करीब सारी करंट उसी से चली जाती है। तो 25 एम्पियर की करंट है, इसने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया है। ओके, चलो देखो, यहां पर हमें ऑप्शंस तो दे रखे ना, इन ऑप्शंस से हमें पता चल जाएगा। आपको पता है कि करीब करीब 25 एम्पियर की मैक्सिमम करंट कहां से चली जाएगी, S से, ठीक। और V के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको 25 मिली वोल्ट होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, 25 मिली वोल्ट, ठीक। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इक्वल टू, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 25 मिली वोल्ट, ठीक, और करीब करीब कितनी करंट S से जा रही है, 25 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 मिली वोल्ट, सॉरी 1 मिली ओम। तो जो शंट रेजिस्टेंस है ये करीब करीब 1 मिली ओम होगा। 1 मिली ओम मतलब 0.001 ओम, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन में कहा था पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो चाहे जितना अच्छा हो, वो सर्किट से कुछ करंट जरूर खींचता है, ठीक, जिससे सर्किट में चेंज हो जाता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर, जिस सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो उससे कोई करंट विड्रॉ नहीं करता, इसीलिए ये बेस्ट वो है कि डिवाइस है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए में क्या है, सेल्स नहीं, बी पोटेंशियल ग्रेडियंट्स नहीं, सी ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। ओके, two cells are connected in series, first to support one another and then oppose one another. Okay, the balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter. अब आपको पता है ये पोटेंशियोमीटर है और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा का है और एल की लेंथ के क्रॉस फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू एल, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब एक बार जब आपने दोनों सेल्स को सीरीज में लगाया और सेम पोलैरिटी में, तो टोटल वोल्ट ईएमएफ जो सेल्स का हो गया वो हो गया E1 प्लस E2, ठीक। और इसको बैलेंस किया है आपने 50 सेंटीमीटर पे, तो 50 सेंटीमीटर पे जो वोल्टेज हो गया वो हो गया 50 लैम्डा का, ठीक। दूसरी बार में आपने क्या किया, दोनों को उल्टा लगाया,
तब इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2, और ये बैलेंस हो रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो ये हो गया 10 लैम्डा। आपसे पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ ईएमएफ E1 बाई E2 कितना है, तो ठीक है, आप दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 2E1 आएगा 60 लैम्डा, 2E1 इक्वल टू 60 लैम्डा, तो E1 आ गया 30 लैम्डा, ठीक। और अगर E1 30 लैम्डा है तो E2 कितना आ गया 20 लैम्डा, तो E1 बाई E2 कितना हो जाएगा 3/2, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम, ओके, रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलो ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, इससे हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस को हमने इसके सीरीज में लगा दिया है। ये 4 मीटर का है और 8 ओम का है। इस R की वैल्यू इसने पूछी है कितनी है। अगर एक्यूमुलेटर, ये जो आप बैटरी लगा रहे हो, ये 2 वोल्ट की है, so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter on the wire, okay। अब देखो इस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको कितना चाहिए, पीजी की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 4 मीटर, ठीक, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस रॉड कहूं ये कितना होगा, तो V इक्वल टू पीजी इंटू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली यानी 10⁻⁻3, ठीक, इंटू सेंटीमीटर में कितनी लेंथ है, क्योंकि वो पर सेंटीमीटर है तो ये लेंथ हमें सेंटीमीटर में यूज करनी है 400, तो ये हो गया 0.4 वोल्ट। यानी आप चाहते हो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहे 0.4 वोल्ट, ठीक। अब ये वोल्टेज 0.4 वोल्ट हो गया और ये 8 ओम का है, इसका मतलब करंट कितनी हो गई I इक्वल टू 0.4/8, ठीक, तो ये हो गया 0.1/2 यानी 0.05 एम्पियर। यही करंट ऐसे फ्लो करके जाएगी, ठीक। अब ये 2 वोल्ट है, ये 0.4 वोल्ट है, तो R के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 1.6 वोल्ट, और करंट कितनी है 0.05 एम्पियर। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.05 यानी 160 अपॉन 5 से ये गया 2 यानी 32 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा A 32 ओम। Okay, next question. A potentiometer wire of length L and a resistance R are connected in series with a battery of EMF E0. Okay, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया। इसकी लेंथ है L और रेजिस्टेंस है R, सीरीज में लगा है R1 और इसका EMF है E0, ठीक। An unknown EMF is balanced at a length L of the potentiometer wire. The EMF E will be given by. अब देखो कुछ और है जो बैलेंस हुआ है कितने पे L लेंथ पे, तो L लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उस चीज के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उस EMF की जिसको आप बैलेंस करो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें जो फाइंड करना है यानी हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L। ये हमारा आंसर है, ठीक। तो हमें पहले पीजी निकाल लेना है, पीजी निकाल ले वहां पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ग्रेडियंट कैसे आएगा, सबसे पहले तो देखो आप करंट की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगी E0 अपॉन R1 प्लस R, ठीक है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R है। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा यानी स्मॉल r के अक्रॉस, तो I इंटू R, तो E0 स्मॉल r अपॉन R1 प्लस R, ये वायर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। और इसको अगर मैं L से डिवाइड कर दूंगा तो वोल्टेज अपॉन लेंथ यही क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसमें अगर मैं L का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या है E0
स्मॉल आर एल अपॉन R1 प्लस आर कैपिटल एल। तो ई नॉट स्मॉल आर एल अपॉन आर प्लस R1 कैपिटल एल, बी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन है। A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire, okay, has an EMF 2 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 ohm long. When the resistance capital are connected across the given cell, has value infinity. बहुत सारा लिखा हुआ है। देखिए, पोटेंशियोमीटर यूज करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड करते हैं, तो उसका सर्किट आपको याद होगा, याद नहीं है तो होना चाहिए। ये तो हमारा बेसिक सर्किट है, और यहाँ पर हम एक सेल ऐसे बनाते हैं जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है। ये ई और आर, स्मॉल आर पता करना है। ठीक, यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक कैपिटल आर लगाते हैं जो कि नोन होना चाहिए, यहाँ एक की लगाते हैं। तो पहले की को ओपन रखते हैं तो कैपिटल आर बाहर रहता है, और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। जो लेंथ जब कैपिटल आर बाहर है यानी ये सेल ओपन है, ठीक, तो आप कह दो कि आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ऐड किया है। तो ये पहला केस है, ठीक, यानी जब स्विच ओपन होता है ना, उसी टाइम को इसने इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का है, और तब की लेंथ आपको दे रखी है, कितनी है, 3 मीटर। और बाद में जब आपने कैपिटल आर लगा दिया जिसकी वैल्यू 9.5 है, तब की लेंथ दे रखी है 2.85 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस 1। कैपिटल आर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू यहां पर दे रखी है 9.5। L1 जबकि क्लोज नहीं की थी, यानी कि जब आप कह लो कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी था तब की जो लेंथ थी, और वो लेंथ कितनी है, 3 मीटर। तो 3 अपॉन जब की को क्लोज कर दिए तब की लेंथ 2.85 मीटर माइनस 1, ये हो गया। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ये आएगा 9.5 इंटू 0.15 अपॉन 2.85। ठीक, 2.85 9.15, चलो ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा तो 0.3 आ जाएगा, और 0.3 जीरो कर दो, इसे 0.15 है, इससे ये गया 2, तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5 ओम, यानी सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा सा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और सर्किट डायग्राम तो उससे भी खतरनाक बना हुआ है। ठीक, चलो, ये तो हमारा ऊपर जो लगा हुआ है ये बेसिक सर्किट है, यानी ये बेसिक सेल है, और ये भी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। नीचे ये दूसरा सर्किट है जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक, इसने कहा कि ये जो सर्किट है इसमें करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और पहले हम क्या करते हैं, 1 को 2 से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हम इसको यानी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो मीजर कर रहे हैं, और मीजर करने में लेंथ आती है L1। अब मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, यहां पोटेंशियोमीटर वायर का ये मान लो हमें गिवन है, खैर के है। ठीक, के हमें गिवन है, ये पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और L1 पे ये बैलेंस्ड हो गया, यानी कि जो वोल्टेज आया वो हो गया के L1, और ये के L1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है, आर के अक्रॉस, और आर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो आई 1 एम्पियर की करंट जा रही है, आर उसका रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज आर ही हो गया, आर इंटू 1 एम्पियर की करंट है ना, तो आर की वैल्यू आ गई के L1। अच्छा, अब इसको यहां से हमने ब्रेक किया और यहां से कनेक्ट कर दिया 3 से, तो जब 3 से कनेक्ट कर दोगे तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है उसे बैलेंस कर रहे हो, और ये वोल्टेज होगा आर प्लस एक्स, रेजिस्टेंस है एक्चुअली आर प्लस एक्स, इंटू 1 एम्पियर करोगे तो आर प्लस एक्स ही रह जाएगा, और अब ये L2 पे बैलेंस्ड हुआ है तो के L2। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर एंड एक्स आर इन ओम आर देन इक्वल रिस्पेक्टिवली टू। एक मिनट, ओके, आर और एक्स की ही वैल्यू पूछा है, तो आर की वैल्यू तो के L1 है,
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी KL2 माइनस L1। तो KL1 इंटू KL2 माइनस L1 यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके ये क्वेश्चन, अब इसमें रॉन्ग क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेटा गलत दिया हुआ था। इसने कहा एक सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट ए this length and this length of potentiometer wire respectively with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm। ये जो सर्किट हम बनाते हैं ना एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसकी बात किया है। ठीक, तो जब उसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाते हो तब की रीडिंग ज्यादा आती है, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हो तब की रीडिंग कम आती है। जबकि यहां पे क्या कहा था, पहले कहा रिस्पेक्टिवली विद एंड विदाउट। तो विद में यानी कि जब लगा हुआ है तो रीडिंग कम होनी चाहिए थी, जबकि वहां पहले 110 लिखा था, इसलिए हमने इसे काट के पलट दिया है, वहां 100 है और यहां पे 110 सेंटीमीटर है। ठीक, ओके आपसे पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो स्मॉल r इक्वल टू आप जानते हो ये होता है कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। ठीक, कैपिटल R कितना रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, 10 ओम का। L1 बाई L2, L1 कब की रीडिंग होती है, कब की लेंथ होती है, जब आपने 10 ओम नहीं लगाया था। ठीक, और अगर इतना दिमाग ना लगाना हो तो जो बड़ा है ना दोनों रीडिंग में वो L1 है, छोटा वाला L2 है। तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 माइनस 1। ठीक, तो ये हो गया 10 इंटू 110 माइनस 100, तो ऊपर फिर 10 अपॉन 100 यानी 1 ओम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्टमीटर बिकॉज। ये क्वेश्चन तो पहले ही बताया मैंने आपको कि पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों होता है, वो ज्यादा एक्यूरेटली क्यों मेजर करता है, क्योंकि वो सर्किट से कोई करंट विड्रॉ नहीं करता। ठीक, तो इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड ए रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ 2 वोल्ट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। यानी क्या कह रहा है, यहां पे सर्किट बना देता हूं कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर, रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इससे आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया है कितने का, 2 वोल्ट का। ठीक, तो ये 2 वोल्ट पूरा पूरा अपने वायर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया है। तो वी ए बी कितना हो गया, 2 वोल्ट, और लेंथ कितनी है 4 मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो 2 वोल्ट अपॉन 4 यानी 1/2 वोल्ट पर मीटर, यानी 0.5 वोल्ट पर मीटर। ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स बैलेंसिंग लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, 1.25 वोल्ट 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, आप जानते हो V इक्वल टू होता है PG इंटू लेंथ। ठीक, तो वोल्टेज कितना है 1.25 वोल्ट, PG हमें निकालना है मान लो, और लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना बता सकते हो, PG की वैल्यू हो गई 1.25 वोल्ट अपॉन 30 सेंटीमीटर। सॉल्व बाद में करेंगे। चलो अभी कह रहा, इफ दिस सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल। ओके जी, तो अब सेकंड सेल के लिए हम फिर से हम लगाते हैं कि उसका जो ईएमएफ है मान लो E है, तो E इक्वल टू होगा PG इंटू L। ठीक, तो अब PG की वैल्यू कितनी है 1.25 अपॉन 30, और लेंथ कितने पे ये बैलेंस हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर पे, तो 40, इससे ये गया, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 4 यानी 5, और नीचे है 3, तो ईएमएफ हो जाएगा 5/3 वोल्ट। 5/3 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली 1.67 होगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। मीटर ब्रिज और एंड करेक्शन के क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे ये मीटर ब्रिज है और आप जानते हो ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। ओके, ये 5 ओम, वो कैपिटल आर, और आपसे क्या कह रखा है इसने, ये L1 वो 100 माइनस L1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 5 ओम और R का रेजिस्टेंस लगा रखा है। व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, यानी इस R को अगर R/2 कर दोगे तो बैलेंसिंग लेंथ 1.6 L1 हो जाती है। ओके, तो चलो अभी की पहले इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन क्या बनेगी, 5/R इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ठीक, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब जब शंट कर दिया, आर्क पे शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा देना, और वो भी कितना, आर के इक्वल ही। ठीक, तो अब यहां पे हो गया R/2, और जब ये R/2 हो गया तो नई इक्वेशन बनेगी 5/R/2 इक्वल टू, अब ये कह रहा है L1 की जगह कितना हो गया 1.6 L1, तो 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, ये इक्वेशन हो गई। ठीक, आपसे कह रहा आर की वैल्यू कितनी है। ओके, अब सॉल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को। चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये 5 इंटू 2, ये 10 हो गया। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो गया 500 माइनस 5L1 इक्वल टू RL1। ठीक, और दूसरे वाले में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 10 का 1.6 में तो 16L1 इक्वल टू 1.6 RL1। ठीक है, तो हमें R निकालना है, तो पहले वाले से फिर हम लिखेंगे 500 इक्वल टू L1 R प्लस 5, और दूसरे वाले से लिखेंगे 1000 इक्वल टू L1, इसको इस साइड ले गए हैं तो 1.6 R प्लस 16। अब डिवाइड कर दो तो L1 गायब हो जाएगा, तो ये हो गया, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल टू 1.6 R प्लस 16 अपॉन R प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो फिर, 2R प्लस 10 इक्वल टू 1.6 R प्लस 16। ठीक, 1.6R को इधर ले आओ तो 0.4R इक्वल टू 6, तो R इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 0.4। ठीक, तो R इक्वल टू 6 अपॉन 0.4, पॉइंट हटाया ये 60 हो गया, ये हो जाएगा 15 ओम, और राइट आंसर हमारा आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। ओके, व्हेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन राइट गैप। एक बार बना लेते हैं। ये मीटर ब्रिज मैंने बना दिया, ये बैटरी लगा दी, और इसने क्या कहा कि बैलेंसिंग लेंथ कहां पर है 20 सेंटीमीटर पे। ये गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर होगा क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। ओके, 1 ओम राइट गैप में है, यानी यहां पर आपने जो रेजिस्टेंस लगाया है ये 1 ओम है। यहां कितना लगाया नहीं पता, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तो ये जो है ये मान लो कैपिटल आर है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फालतू में इतना बड़ा सर्किट बनाया। आप जानते हो यहाँ पे जब बैलेंस हो जाता है तो ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशियो और नीचे लेंथ का रेशियो बराबर होता है, तो ये हो जाएगा R/1 इक्वल टू 20/80। अब ये हो गया 1/4, R इक्वल टू 0.25 ओम होना चाहिए, तो ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of resistance wire is this 1.5 meter, then length of 1 ohm of the resistance wire is. Okay. तो इसने कहा जो लेफ्ट गैप होता है, यानी फिर से चलो बना देता हूं, ये तो मीटर वायर है ए बी,
इसने कहा है कि यहां पर भी इसने एक वायर ही लगा दिया है ऐसे, ठीक, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट ऑफ मीटर विच बैलेंसेस ए 10 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 10 ओम है, इसकी लेंथ जो है ये 1.5 मीटर है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि जब बैलेंस किया है तो लेंथ का, यानी जो ये मीटर वायर है, गैल्वेनोमीटर लगाने पे जहां बैलेंस हो रहा, ये रेशियो 3:2 है। टोटल लेंथ आप जानते हो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो यानी ये 60 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक। या फिर कह लो सीधे रेशियो 3:2 गिवन ही है, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है आर, वो कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो ऊपर रेजिस्टेंस का रेशियो और नीचे लेंथ का रेशियो एक बराबर होता है। ये 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा गंदा हो गया। चलो R/10, ये ऊपर का रेशियो हो गया, नीचे का रेशियो यानी लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा 3/2, 2 से ये गया 5, तो R = आ गया 15 ओम। तो ये जो हमने वायर लगाया था इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, ठीक। और आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज, यानी इसकी कितनी लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। तो 15 ओम की लेंथ कितनी है, ये है 1.5 मीटर, और आप जानते हो कि लेंथ और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 1 ओम की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मीटर है, सॉरी, 1.5 अपॉन 15 मीटर, यानी 0.1 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। और 0.1 यानी 1 × 10⁻⁻1, तो 4 राइट आंसर हो गया। फिर से मीटर ब्रिज लगा हुआ है और इसमें हमें x को फाइंड करना है। दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन ट्रैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। तो ये जीरो मार्क इधर से शुरू हो रहा, तो ये 52 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ ये करा 52 सेंटीमीटर है, ठीक। तो दूसरी वाली कितनी हो गई 48 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन इसने कहा यहां एंड करेक्शन है, जो एंड करेक्शन गिवन होता है ना, उसे हम हमेशा लेंथ में ऐड कर देते हैं, ठीक। द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी इसके लिए 1 सेंटीमीटर है और इसके लिए 2 सेंटीमीटर है, यानी ये जो लेंथ है ये आपको लेनी है 53 सेंटीमीटर और उसको लेना है 50 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप करोगे x/10 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 53/50, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 53/5, तो ये 10.6 ओम हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी आपको एंड करेक्शन देता है तो एंड करेक्शन में को हम लेंथ में ऐड ही करते हैं, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो गया 10.6। अब कलर कोडिंग के क्वेश्चंस हैं। यहां देखिए आपको एक रेजिस्टेंस पे, एक्चुअली जो रेजिस्टेंस आते हैं मार्केट में उन पे इतने छोटे होते हैं, कुछ लिखा नहीं होता, उसकी जगह ऐसे बैंड बने होते हैं, ठीक, जिनको हम कलर कोड कहते हैं। अब किस बैंड का क्या मतलब होता है, इसके लिए एक पूरी टेबल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और टेबल इतनी गंदी है कि आप सीधे ऐसे तो याद नहीं कर सकते, तो इसको हम न्यूमेरिक्स की हेल्प से याद करते हैं। न्यूमोनिक क्या है, B.B. Roy of Great Britain have very good wife. B.B. Roy of Great Britain have very good wife having gold and silver necklace, ठीक। ये पूरा ऑर्डर है उस टेबल का, ठीक। इसमें बी का मतलब ब्लैक, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड मिस नन, ठीक। और आप जानते हो जो पहला वाला बैंड होता है इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। अब येलो, येलो इसमें कहाँ आएगा, ये है, 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, तो येलो की वैल्यू है 4। नेक्स्ट बैंड है वॉयलेट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7,
7, तो ये हो गया 7। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैंड होता है वो मल्टीप्लायर का होता है, और ये है ब्राउन। ब्राउन मतलब ब्लैक के बाद सीधे ब्राउन ही आता है, ठीक है ना। तो 0, ये मतलब 0 नहीं, एक्चुअली मल्टीप्लायर में ये होता है 1, और ये होता है 10 to the power 1। उसके बाद नेक्स्ट 10 to the power 2 एंड सो ऑन हो जाता है। तो ब्राउन का कोड है या मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10, तो इंटू 10 to the power 10, यानी टोटल वैल्यू हो गई 470। ठीक, लास्ट में गोल्ड है, और गोल्ड का मतलब होता है, अगर ये लास्ट जो बैंड होता है ये टॉलरेंस के लिए होता है। तो अगर गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस, सिल्वर है तो 10% टॉलरेंस, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस। तो यहाँ गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहाँ 4 बैंड है, और इसमें 3 की वैल्यू दे रखी है, वाइट, सेकेंड में वी लिखा हुआ है, थर्ड में रेड। ओके, आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले तो हम न्यूमोनिक के लिख लेते हैं, यानी टेबल का जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं। ठीक, इतने से ही काम चल जाएगा। यही वाइट है, तो वाइट की अगर वैल्यू देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 से स्टार्ट होना चाहिए, और इसी से हमें पता चल गया, क्योंकि बाकी कोई भी 9 से स्टार्ट नहीं है, तो डी ही हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर सीक्वेंस आपके दिया है रेड, ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर। ठीक, सिल्वर का मतलब है कि 10% टॉलरेंस है, तो पहली बात ये सी और डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, ठीक, क्योंकि 10% टॉलरेंस है। दूसरा, फर्स्ट टर्म दोनों का 2 है, तो क्यों चेक करें। सेकेंड टर्म इसका 1 है, उसका 3 है, तो सेकेंड टर्म चेक करते हैं। सेकेंड टर्म, सेकेंड कलर है ब्राउन, और हमारा जो ऑर्डर है वो है ब्लैक ब्राउन, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है डिजिट में, तो ये 0 और ये 1, तो जो सेकेंड टर्म है वो 1 होना चाहिए, तो ए राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है टॉलरेंस लेवल ऑफ ए रजिस्टर विद द कलर कोड रेड, ब्लू, ऑरेंज, गोल्ड इज। तो लास्ट वाला ही आपको टॉलरेंस बताता है, और ये गोल्ड है। ठीक, गोल्ड का मतलब 5% टॉलरेंस, तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्बन रजिस्टर हैज ऑरेंज बैंड्स, यानी इस पे ऑरेंज बैंड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब ऑरेंज है। ठीक, आपसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रेजिस्टेंस की। तो ऑरेंज का अगर आप टेबल में वैल्यू देखोगे तो डिजिट में इसकी वैल्यू होती है 3। ठीक, सेकंड डिजिट वो भी 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ऑरेंज है। मल्टीप्लायर में इसकी वैल्यू होती है 10 to the power 3, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 10 to the power 3। ठीक, फोर्थ बैंड ऑरेंज नहीं है, क्योंकि वो या तो गोल्ड होता है, या तो सिल्वर होता है, या तो कोई नहीं होता है। तो फोर्थ बैंड अब ऑरेंज हो नहीं सकता, तो दोनों में से कोई भी नहीं है, यानी कोई भी बैंड अगर नहीं है तो वहां पर क्या है 20% टॉलरेंस, इसका मतलब हो गया। टॉलरेंस का मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकाली है 33K, इसमें कितना वेरिएशन पॉसिबल है 20% का। ठीक, रेजिस्टेंस इससे 20% कम से लेकर 20% ज्यादा तक कुछ भी हो सकता है, और हमसे कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो इसमें इसका 20% ऐड कर देंगे। ठीक, अब 33 का 10% 3.3 और 10% 6.6, तो इसमें 20% 6.6, तो 6.6 को अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, 0.693, 39.6, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो बी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कार्बन रजिस्टर की वैल्यू ये है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। ओके, तो पहली बात 47 इसकी वैल्यू बता रहा है, और आपसे कह रहा है कि 4.7 का इसमें टॉलरेंस है। कितने परसेंट हुआ 47 का 10%। 10% टॉलरेंस कब होता है, जब बैंड होता है सिल्वर। अब इसमें सिल्वर की ये दो वैल्यूज हैं, इसमें ए और बी दोनों में ये सिल्वर सिल्वर दिया है, तो या तो ए आंसर है या तो बी आंसर है। अब दोनों में डिफरेंस को देखते हैं, पहले टर्म में ही डिफरेंस है। ठीक, तो पहले टर्म को ही चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा
तो वॉयलेट और एक में है येलो। 4 देखते हैं किस में होता है, तो बी रॉय। ठीक, 0 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यू क्या है इसकी, येलो है। 4 की न्यूमेरिक येलो की न्यूमेरिक वैल्यू 4 होती है। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया, ए रॉन्ग हो गया। अर्थिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूज वायर। ओके, असर्शन में दिया हुआ है ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्किंग ऑन द 3 पिन विल कंटिन्यू वर्किंग इवन इफ द टॉप पिन इज रिमूव्ड। तो जो 3 पिन का जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3rd पिन केवल सेफ्टी के लिए होती है। केवल दो पिन होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होती है। करंट उसी से आएगी और जाएगी, ठीक है ना, उन्हीं के बीच में वोल्टेज होता है। 3rd पिन केवल सेफ्टी के लिए लगी होती है, ठीक है ना। तो अगर उसे रिमूव कर दोगे तो अब डिवाइस को यूज करना सेफ नहीं रहेगा, वो आपको झटका मार सकता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिमूव करने पर डिवाइस काम नहीं करेगा, वो काम करेगा। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन द 3rd पिन इज यूज्ड ओनली एज ए सेफ्टी डिवाइस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, नेक्स्ट असर्शन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद मेटेलिक बॉडी, हीटर्स, प्रेस etc have 3 pin connections whereas an electric bulb has only 2 pin connection। तो जिनकी भी बॉडी मेटेलिक होती है हमें झटका लगने का चांस उसी से होता है। ठीक, तो हमें झटका ना लगे इसीलिए वो सेफ्टी के लिए ही हम 3rd पिन यूज करते हैं। ठीक, तो ये केवल उन्हीं डिवाइसेज में होता है जिनकी मेटेलिक बॉडी होती है। बल्ब की बॉडी मेटेलिक नहीं होती, वो हमें झटका नहीं मारेगा, तो इसीलिए उसमें केवल 2 पिन लगी होती हैं। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में कह रहा 3 पिन कनेक्शंस रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग केबल्स, ये बिल्कुल बकवास है। जो 3rd पिन होती है उसका हीटिंग वीटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, वो केवल आपको झटके से बचाती है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ। फ्यूज वायर आप जानते हो कि आपके घर में जैसे जहां से भी आप पावर सप्लाई लेते हो मीटर के बाद फिर यही लगा होता है फ्यूज वायर। ठीक, फ्यूज वायर का काम क्या है कि कभी अगर गलती से हाई करंट सप्लाई हो जाए, आपके घर में आ जाए, तो आपके जितने डिवाइसेस हैं उनको फ्यूज वायर बचा लेता है। ठीक, फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो आपके बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाते हैं। ठीक है ना, तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि वो आसानी से मेल्ट हो जाए। ठीक, और दूसरा उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि उसमें अच्छी हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है ना, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। फ्यूज वायर में होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी को फॉलो कीजिए ताकि आपको जो भी क्वेरीज हैं उसके आंसर मिल सके और जो भी हमारी अपडेट्स हैं वो सब आपको यहीं मिलती हैं, तो इसे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल्स हैं, आपके मतलब का जो भी है उसे फॉलो कीजिए। और physixolix.com ये हमारी अपनी वेबसाइट है, इस पे इतना सारा मटेरियल है आपके लिए, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। वीडियोस वगैरह सब कुछ है इस पे। अनअकैडमी, अगर आपको प्रतीक सर से ऑनलाइन पढ़ना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। और फिजिक्स लाइव इस कोड को यूज कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पे मिलेगा। ठीक है, प्रतीक सर वैसे भी अनअकैडमी के बेस्ट फिजिक्स टीचर हैं, वो नीट में भी और जेई में भी, दोनों ही स्ट्रीम्स में फिजिक्स के बेस्ट टीचर हैं। उनको वहाँ पे तमाम अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और उनका जो ग्रुप है, मतलब जो उनके साथ बाकी जो केमिस्ट्री और मैथ के या फिर बायोलॉजी के टीचर्स हैं, वो सब भी कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को अगर आप ऑनलाइन प्रतीक सर से पढ़ना चाहते हैं, और यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। ठीक, और फिजिक्स लाइव कोड यूज कीजिए ताकि 10% का आपको डिस्काउंट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में।